हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 25 जुलाई 2023 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा 1977 में आयात 1976 में आयात की तुलना में लगभग कितना गुना था। तो 1977 में आप यहाँ पर देखते, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये 3600 है। और 1976 में आप यहाँ पर देखते ये 2700 दे रखा है। यानी कि आप सीधे क्या करते, 3600 में यहाँ पर 2700 का भाग लगाते, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाते, 9 से कटता 9 त्रिका 27, 9 चौके 36, 4/3 आया। यानी कि 1.33 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखें, जब त्रिज्या R1 और R2 के दो वृत्तों के केंद्र D दूरी पर हों तो उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, उसका फॉर्मूला जो है आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर दो मान लीजिए ये सर्किल आपको दे रखे हैं, एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल जो है ये दे रखा है। अब इन दोनों सर्किलों के यहाँ पर केंद्र के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पर D दे रखी है। ये डिस्टेंस आपको डी के बराबर दे रखी है और यहाँ पर त्रिज्याएं भी आपको दे रखी हैं। यानी कि इस वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो आपको R1 और ये त्रिज्या जो है वो आपको R2 दे रखी है। ये R1 है और ये R2। इसके बाद यहाँ पर आपसे स्पर्श रेखाओं की लंबाई पूछी गई है और वो भी यहाँ पर अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं किस तरह से होकर जाएंगी, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं कुछ इस तरह से जो है इन वृत्तों को स्पर्श करते हुए जाएंगे। एक स्पर्श रेखा ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से स्पर्श करते हुए जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है ये स्पर्श करते हुए जाएंगे। और यहाँ पर जो ये स्पर्श रेखाएं हैं इनको हम उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं कहते हैं। यानी कि ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन ट्रांसवर्स, कॉमन ट्रांसवर्स, कॉमन ट्रांसवर्स, कॉमन ट्रांसवर्स, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट। और हिंदी में इनको बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं उभयनिष्ठ, 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 उभयनिष्ठ जो कि प्रश्न में लिखा भी गया है, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, स्पर्श स्पर्श रेखा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इनका जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर दो और भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि एक कुछ इस तरह से, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर जो है एक स्पर्श रेखा जो है कुछ इस तरह से खींची जा सकती है, इसके ऊपर से ऐसे, और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर इसके नीचे से इस तरह से खींची जा सकती है। यानी कि ये जो दो स्पर्श रेखाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं। यानी कि इंग्लिश में इनको बोला जाता है कॉमन डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इनको बोला जाता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है इनको इंग्लिश में बोला जाता है। और हिंदी की जब मैं बात करूं तो इनको बोला जाता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा इनको हिंदी में बोला जाता है। और इनको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर जो दे रखा है ये आपके पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी हमने पीछे समझ रखा है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। तो ये आपको दोनों ही फॉर्मूले जो है नोट करके रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती हैं, शेष का 35% एस को दिया जाता है और कुल टॉफियों का 1/8 एन को दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं तो एस को कितनी टॉफियां दी गई हैं। तो यहाँ से आप एक्स मान लीजिए, एक्स टॉफियां कुल टॉफियां थी और इसका 1/10 क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी कि 10 में से 1 यूनिट खराब हो जाता है, तो इसका मतलब 9/10 जो है ये शेष टॉफियाँ बची। अब ये शेष टॉफियों का 35%, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/20। यानी कि 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 होती है। तो इसका अगर हम 7/20 कैलकुलेट करें, ये जो टॉफियाँ हैं ये एस को दे दी जाती हैं। इसके बाद आपसे बोला गया कि एन के पास जो टॉफियाँ हैं और कुल टॉफियों का 1/8 एन को दे दिया जाता है।
तो यहाँ पर n यहाँ पर ये मान लीजिए, और इस कुल टॉफियाँ हमने x मानी थी, x का 1/8 यानी कि x/8 जो है वो n को दे दिया जाता है। आगे बोला गया यदि n वाली टॉफियाँ खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं, तो खराब टॉफियाँ कितनी थी, 1/10 थी, तो यहाँ पर x/10 कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर 9/10 नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो है खराब टॉफियाँ से 10 अधिक थी, तो खराब टॉफियाँ 1/10 होंगी, x का 1/10 और इससे 10 अधिक थी। तो ये इक्वेशंस यहाँ पर बन चुकी है और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि x/-x/10 आ जाएगा और ये बराबर 10 है। तो यहाँ से ऊपर ये 10x - 8x यानी कि 2x बचेगा और बटे में s आएगा, ये इधर 800 बन जाएगा, यानी कि x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। यानी कि कुल टॉफियाँ जो है वो 400 थी। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि s के पास कितनी टॉफियाँ थी, यानी कि जैसे ही यहाँ पर x की जगह हम 400 रखेंगे, इंटू में करेंगे 9/10 और इंटू में करेंगे 7/20, तो 20 इंटू में 10 200 होगा और 200 से ये 2 बार कट जाएगा, 9 7 63 होगा और 63 इंटू में 2 करेंगे तो 126 जो है वो यहाँ पर एस के पास टॉफियाँ आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 कम है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पर वो राशि मान लीजिए P है, मैंने यहाँ पर वो राशि मान ली P है और ये 12.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट से दी जाती है और 6 वर्ष के लिए दी जाती है। बट्टे में हम करेंगे 100, ये ब्याज आएगा और ये ब्याज हमें बताया गया है कि मूलधन से कितना कम है, 13,500 कम है। तो मूलधन तो हमने P माना था और इसमें से 13,500 घटा देंगे तो ये ब्याज आ जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 0 आएगा, ये 125 से ये 8 बार कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा ये 4 बार, बट्टे में 4 आया। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इधर ऊपर तो 3p बचा और बराबर 4p और माइनस इसको 4 से गुणा कराएंगे तो 4 पंजे 20 और हासिल आती 2 और 13 चौके 52 और 2 54, यानी कि 54,000 जो है आपके पास आ जाता। अब यहाँ से 7p ये p बराबर आपके पास आ जाता 54,000। जैसे ही आपके पास P बराबर 54,000 आ गया तो आप यहाँ पर ब्याज बता सकते हैं, यानी कि P माइनस 1350 था, तो यहाँ पर P आपके पास 54,000 आ चुका है। इसमें से यहाँ पर 13,500 जो है माइनस करेंगे तो आपके पास 40,500 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक चोर 400 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागने लगा। पुलिसकर्मी ने तुरंत 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा किया और चोर को पकड़ लिया। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। तो यहाँ पर देखिए उनके बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है 400 मीटर है, 400 मीटर उनके बीच की डिस्टेंस दी गई है। अब ये 400 मीटर की डिस्टेंस जो है ये कवर हो गई यहाँ पर इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपके पास जो है 2 किलोमीटर पर आवर जो है इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। बट ये डिस्टेंस मीटर में दे रखी थी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जो है इसको यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 5/18 से इसको गुणा कर देंगे तो 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पर ये आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 5 से कटेगा 5 × 8 = 40, यानी कि ऊपर आ जाएगा 80। ये 9 ऊपर जाकर 80 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बट्टे के बट्टे में है, तो यहाँ पर 9 × 8 = 72, यानी कि 720 सेकेंड में आपके पास ये टाइम आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 किलोमीटर पर आवर जो था इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये आपके पास टाइम आ चुका है और वो टाइम आ चुका है जितने टाइम में चोर पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो है चोर द्वारा तय की गई दूरी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर पकड़े जाने में चोर द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें तो चोर यहाँ पर 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी जो है वो बराबर हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास सेकंड में है। तो इसको भी 5/18 से गुणा किया और मल्टीप्लाई कर देते हैं 720 से, 720 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से ये 2 से कटेगा, ऊपर आ जाएगा 8 और यहाँ पर ये 2 से कटेगा 9, 9 × 8 = 72, ये 80 बार कटेगा, 5 × 8 = 40, 8 × 32, यानी कि 3200 मीटर जो है वो चोर द्वारा तय की गई दूरी आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 25 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ये 4 मेल हैं प्लस 6 फीमेल हैं और ये मिलकर 8 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ये टोटल वर्क होगा। और यहाँ पर 3 मेल प्लस 7 फीमेल जो है ये मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो इतने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क होगा। ये आपस में बराबर होंगे, 4 दूनी का 8 हो जाएगा
ये सॉरी 4 दूनी का 8, 2 से कटेगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, और ये आपके पास 5 दूनी का 10 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 16m हो जाएगा, और ये प्लस में 6 चौके 24f हो जाएगा, और ये 15m हो जाएगा, और ये प्लस में 35f हो जाएगा। अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो m बराबर आपके पास आ जाएगा ये 11f, यानी कि मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो जो है 11:1 आ जाएगा। यानी कि 1 यूनिट जो है फीमेल की एफिशिएंसी है, 1 यूनिट फीमेल की एफिशिएंसी है, और 11 यूनिट जो है वो मेल की एफिशिएंसी है। तो यहाँ से आप टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल वर्क आपके पास हो जाएगा 4 इंटू में मेल की एफिशिएंसी 11 आई थी, प्लस में एफ की एफिशिएंसी 1 आई थी, तो 6 इंटू में 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 44 और 6 50 65 40, यानी कि 400 यूनिट का जो है आपके पास टोटल वर्क हो जाएगा। ये 400 यूनिट का काम जो है यहाँ पर कौन करेगा, 25 महिलाएं, यानी कि 25 महिलाओं को कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइड करते हैं 25 से। अब एक फीमेल की एफिशिएंसी जो है हमारे पास 1 यूनिट थी, तो इसको मल्टीप्लाई भी 1 से करना होगा, और जैसे ही इसमें 25 का भाग लगाते हैं तो 25 दूनी ये 25 से कम 25 एक बार चला गया, और 25 छके 150, 25 छके 150, यानी कि 16 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। अब इसका मान आपको यहाँ पर कोसेक 75 डिग्री का मान बताना था, और इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके। तो यहाँ से आप देखिए इसको जो है आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक ये जो 75 डिग्री दे रखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। तो ये जो है वैल्यू 45 डिग्री, इसको अल्फ़ा मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेक अल्फ़ा यानी कि सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, और इंटू में सेक बीटा यानी कि सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, और ये इंटू में ये कोसेक अल्फ़ा यानी कि कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो √2 इंटू में कोसेक बीटा कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू ये 2 हो जाएगी, और बट्टे के अंदर ये आपके पास जो है कोसेक अल्फ़ा यानी कि सेक 45 डिग्री के √2, और कोसेक बीटा यानी कि कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू ये भी आपके पास 2, और ये प्लस का निशान, और कोसेक अल्फ़ा यानी कि ये आपके पास हो जाएगी √2, और इंटू में ये आपके पास हो जाएगी सेक बीटा यानी कि सेक 30 डिग्री की है 2/√3। अब यहाँ से आप देखते बट्टे के अंदर एलसीएम लेते, क्योंकि बीच में जो है प्लस का निशान दे रखा है, तो यहाँ पर √3 जैसे ही एलसीएम लेते हैं यहाँ पर √3 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता, और पूरे के बट्टे में जो है ये √3 जो है ये रह जाता। ऊपर ये बट्टे में √3 है, ये बट्टे में भी बट्टे के बट्टे में √3 है, तो ये इससे कट जाएगा। अब इसके अलावा भी कुछ डाटा आपको और कटती हुई दिखाई पड़ रही होंगी, यानी कि 2√2 जो है नीचे से क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा, और ये ऊपर से जो है 2√2 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर कितना बचा, 2√2 बचा, और बट्टे में बचा ये √3, और यहाँ पर प्लस का 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर तो सारे टर्म कैंसिल हो गए, और ये बराबर। अब देखिए यहाँ पर इसको परमेकरण करा दीजिए, यानी कि इसका परमेकरण जब करेंगे तो इसको √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ऊपर जब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर बाहर ही रहने दीजिए, √2 के अंदर ले जाइए, यहाँ पर √6 बन जाएगा माइनस √2 बन जाएगा, और बट्टे में जो है इसका यहाँ पर a + b a - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो a² - b² होगा, यानी कि 3 - 1 3 - 1 2 होगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, राजू और रजत एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को पूरा करने में 5 दिन का समय लेते हैं। यदि राजू अकेला इस कार्य को 7 दिन में कर सकता है तो रजत उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको दे रखा है राजू और रजत, RT से लिख रहा हूँ मैं, ये दोनों 5 दिन में कार्य करते हैं, ये 5 दिन में कार्य कर सकते हैं, जबकि राजू अकेला जो है वो इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क आ जाएगा 35, इनका एलसीएम, और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 7 यूनिट, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 यूनिट। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इस राजू की एफिशिएंसी 5 यूनिट आ चुकी है, तो रजत यहाँ पर कितनी होगी, इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट होगी, तभी तो इनकी मिलाकर जो है 7 यूनिट हो रही है। तो यहाँ पर ये रजत की एफिशिएंसी हमारे पास 2 यूनिट आ चुकी है, और यही पूछा गया कि रजत को पूरा कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। पूरा कार्य 35 का था, डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी 2 से, तो ये रजत द्वारा जो है लिया गया टाइम आ जाएगा, यानी कि 17.5 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 50,000 के बिल पर लागू 40% की एकल छूट और 36 और 4% की 2 क्रमिक छूट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना था। अब देखिए यहाँ पर 40 हो रहा है, इन दोनों का योग भी 40 हो रहा है, तो ये 40 से 40 कट जाता, 36 इंटू में 4/100 डायरेक्ट कैलकुलेट करते। चलिए मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ कैसे करते। ये 40% की पहली छूट है, ये 2 क्रमिक छूट है, तो यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, ये एकल छूट में कन्वर्ट करेंगे इनको, तो ये 36
प्लस का 4 होगा माइनस 36 और इंटू में 4 होगा और ये बटे में 100 होगा। अब यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे तो ये पूरा पद जो है इसमें से माइनस होगा। अब ये 36 और 4 कितना हो गया, 40 हो गया। ये 40 और माइनस, ये चिन्ह अंदर लेकर जाइए, ये 40 माइनस का आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या, 36 इंटू में 4 बटे 100। अब यहाँ से ये तो इससे कट जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि 36 इंटू में 4 बटे 100 सिर्फ कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पर जब इनका सम बराबर हो रहा हो। पहली छूट 40% और 36 और 4 ये 40%, तो सीधे हम डायरेक्ट यही कैलकुलेट करते हैं। 4 से कटेगा 25 बार, यानी कि ओवरऑल जो छूट हमारे पास कैलकुलेट होकर आई वो 36/25% कैलकुलेट होकर आई। तो हम 36/25% किसका कैलकुलेट करेंगे, 36/25% कैलकुलेट करना है किसका, 50,000 का, क्योंकि टोटल हमारे पास 50,000 का बिल दे रखा था। तो 50,000 का अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो बट्टे में 100 भी आएगा। 2 0 से 2 0 हटा दीजिए, 25 दूनी 50 और ये आपके पास 20 आ जाएगा। 36 दूनी 72 यानी कि 720 रुपये जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। निम्न बार ग्राफ को 2 क्रमागत वर्ष 2018 और 2019 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री 1000 में दर्शाता है। तो दोनों वर्षों में छठी शाखा की कुल बिक्री, दोनों वर्षों में तीसरी शाखा की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से आप देखते छठी शाखा, अब आपको यहाँ पर डाटा ये क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, अंदाज से कर देते हैं। ये छठा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, और तीसरी शाखा ये यहाँ पर दे रखी है। जब छठी शाखा का अगर हम देखें यहाँ पर, मैं आपको ये लगभग में देख कर बता रहा हूँ ये, ठीक है, और ये लगभग में 70 दे रखा है, ठीक है। और अब यहाँ से जो है इनका अंतर जो है मुझे यहाँ पर 10 के बराबर लग रहा है, यानी कि ये 80 होगा, ठीक है, ये 70 और ये 80। और यहाँ पर जो है इनका आप देखेंगे तीसरे के अंदर, तो यहाँ पर ये 95 दे रखा है, यानी कि 95 और यहाँ पर ये जो है ये पूरा इसके बराबर दे रखा है, तो ये आपका 110 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर जब इनका टोटल करेंगे तो ये आपके पास 205 होगा, इनका टोटल 205 होगा, ठीक है, तीसरी शाखा का, और इनका टोटल करेंगे तो ये 150 होगा। आपको यही बताना था कि ये जो 150 है, ये जो 150 है ये है 205 का कितना परसेंट है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से आपके पास ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 से कम 5, 5 3 का 15, यानी कि आपके पास 30 आ जाएगा। ऊपर 3000 हो गया और बट्टे में क्या हो गया, 41 हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन से देखते तो यहाँ पर 6 6 6 आ रहा है और एक आ रहा है 7, तो हम 7 से चेक कर लेते हैं, यानी कि 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 41 को, तो 7 चौके 28 और ये 287 आपके पास बनेगा, और 287 300 से कम है, यानी कि हमारा जो भाग जो है वो 7 बार जाएगा। पहली बार जो भाग जाएगा वो 7 बार जाएगा, आगे कितना जाएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई -1 अपॉन वाई बराबर 4 है, तो इसका मान आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 2, ये माइनस का 2 आता है, इधर प्लस 2 हो जाता है, यानी कि 4 का स्क्वायर और ये माइनस ये प्लस हो जाता 2, तो ये 16 और ये 2 18 हो जाता। अब इसका मान आपको बताना था, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस में 1 अपॉन वाई स्क्वायर का होल क्यूब। इसका मान जो है आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर जब आपके पास ये है तो ये आपके पास हो जाएगा 18 का क्यूब माइनस 3 गुणा 18, यानी कि 18 का क्यूब अगर आपको यहाँ पर याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे 18 का स्क्वायर कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। यानी कि यहाँ पर देखिए तो मेरे को तो यहाँ पर याद है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 58 32 जो है इसका होगा ये 58 32 और इसमें से माइनस कर देंगे 18 3 54। जब यहाँ पर इसमें से ये माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट से भी आपका काम बन जाएगा। देखिए 8 का क्यूब यानी कि यूनिट डिजिट आपका 2 होता है और ये यहाँ पर 54 यानी कि 4 यूनिट डिजिट आएगा। 2 में से 4 घटेगा नहीं, एक 80 लेंगे, 8 होगा, 8 में से 4 घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर ये 8 बचेगा यूनिट डिजिट। अब हमें कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो यूनिट डिजिट से आपका काम बन जाएगा। एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना और शेष फल का 6 गुना है। यदि शेष फल 39 है तो भाज्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको देखिए भाजक दे रखा है, आपके पास यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है कि भाज्य बराबर होगा भाजक इनटू में भागफल प्लस शेष फल। अब यहाँ पर ये मैंने कुछ इस तरह से ये लिखा है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो है आपका यहाँ पर भाज्य है जिसको यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंड। आप इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। इसको बोलते हैं हिंदी में भाजक और इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़र। और यहाँ पर ये जो क्यू है इसको बोलते हैं भागफल।
यानी कि क्यूशियंट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और ये आर जो है यहाँ पर रिमाइंडर, हिंदी में इसको शेषफल बोला जाता है और इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिमाइंडर। आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पर देखिए ये भाज्य जो है, ये भाजक जो है भागफल का कितना है, 13 गुना है, यानी कि क्यू बराबर दे रखा है, ये सॉरी बी बराबर दे रखा है भाजक जो है भागफल का 13 गुना यानी कि 13 क्यू के बराबर है। और रिमाइंडर का 6 गुना है यानी कि 6 इंटू में आर यानी कि 6R हो जाएगा। और R की वैल्यू यहाँ पर दे रखी थी यानी कि R बराबर तो 39 दे रखा था, तो ये B बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 इंटू में 39, जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 9 54 का 4 हासिल 5 36 का 18 5 23 यानी कि 234 आ जाता। तो B बराबर तो आपके पास 234 आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर एक वैल्यू यानी कि Q की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 13 Q की वैल्यू भी आपके पास ये 6R होगी और 6R हमने कैलकुलेट किया इतना होगा, यानी कि 13 क्यू बराबर, हम ये वाला न लेकर यहाँ पर ये रख देते हैं, आसान रहेगा, यानी कि 6 इंटू में 39, 13 3 39, 3 बार कट जाएगा यानी कि 36 का 18, क्यू बराबर हमारे पास कितना आ चुका है, 18 आ चुका है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास सारी वैल्यू आ चुके हैं। भाज्य बराबर आ जाएगा भाजक बी, यानी कि बी कितना है 234 है, यानी कि 234, और इंटू में क्यू हमारे पास 18 आया है और इसमें प्लस कर देंगे हम आर यानी कि 39 हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ से यूनिट डिजिट देखिए 8 चौके 32 यानी कि आपके पास यूनिट डिजिट 2 आएगा और यहाँ पर ये 9 है, 9 और 2 11 यानी कि यूनिट डिजिट 1 आएगा और आपके पास 1 एक ही ऑप्शन में दे रखा है यूनिट डिजिट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार ने रुपये 3600 में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे, उनमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पर और शेष के 1/4 सेबों को 5% की हानि पर और शेष के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं टोटल सेब जो है वो मान लेता हूँ 100 सेब थे, ठीक है 100 सेब थे। जब टोटल सेब 100 थे तो यहाँ पर यहाँ पर टोटल सेब का मूल्य आपको दे रखा है 3600, यानी कि 100 एप्पल्स का मूल्य कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा। 100 एप्पल्स का मूल्य 3600, तो यहाँ पर एक एप्पल्स का मूल्य कितना हो जाएगा, एक एप्पल्स का मूल्य हो जाएगा 100 का भाग कर दीजिए यानी कि 36 रुपये हो जाएगा। तो एक एप्पल का मूल्य आपके पास 36 रुपये आ चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर देखिए उनमें से 1/5 भाग यानी कि टोटल से अब 100 थे, जब इसका 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो 20 होगा। ये मैं यहाँ पर एप्पल्स की संख्या लिख रहा हूँ, ये 20 होगा और 20 भाग जो है ये यहाँ पर 10% की हानि पर बेचे गए, यानी कि -10% लिख रहा हूँ, माइनस का मतलब लॉस यानी कि हानि पर बेचे गए। इसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया शेष के 1/4 सेबों को, अब शेष कितना बचा, देखिए 20 यहाँ पर बिक गए यानी कि 100 में से 20 बिक गए तो 80 बचा, 80 का 1/4 कैलकुलेट करना है। अब ये चीज़ें आपके माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये आपके पास 20 आ जाएगा यानी कि 20 सेब और बिक गए, 20 सेब और बिक गए, उनको भी 5% की हानि पर बेचा गया, तो यहाँ पर भी 5% का लॉस हुआ। इसके बाद और शेष के 2/3, अब शेष कितना बचा, यहाँ पर देखिए 20 और बिक गए तो यहाँ पर शेष यहाँ पर कितना बचा यानी कि 60 बचा और 60 का 2/3 कैलकुलेट करेंगे, 2/3 कैलकुलेट कर देना आप, ये किसी से आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि ये 20 बार 20 तो के 40 यानी कि 40 आपके पास ये बचे। और तो यहाँ से आपके पास ये 40 सेब और बिक गए और इन पर 15% का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ से आप देखिए जब आप यहाँ पर एक सेब का मूल्य 36 रुपये है, तो मैं यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूँ, यानी कि एक सेब का 36 रुपये मूल्य है, तो 20 सेब का कितना हो जाएगा, यानी कि 36 दूनी 72, 720 हो जाएगा और यहाँ पर भी 720 होगा और इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इन 40 सेब का आपके पास 1440 हो जाता। अब यहाँ पर 10% इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो 72 ही होगा, यानी कि यहाँ पर 72 का लॉस हो रहा है, ठीक है, ये रुपए में बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर आप यहाँ पर 720 का 10% कैलकुलेट कर लेना, इससे है यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 1/10 से 720 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बेहतर ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 5% का मतलब 1/20, अब जब इसका 1/20 कैलकुलेट करेंगे तो 36 आएगा, यानी कि यहाँ पर 36 का लॉस हुआ। 15% का मतलब 3/20 और 3/20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 इंटू में ये आपके पास 72 इंटू में आएगा 3 और 72 इंटू में 3 करेंगे तो 216 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 216 का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल मिलाकर उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ये 36 और ये 72 -108 और ये प्लस का 216 यानी कि प्लस का 108 बचेगा। ओवरऑल उसे 108 का प्रॉफिट हुआ, बट उसे यहाँ पर करना कितना था, 27% का प्रॉफिट करना था। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये 3600 जो है इसका 27% जब कैलकुलेट करेंगे,
3600 जो है इसका 27% कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि ये 20 से तो ये 20 कट गए, और 27 पंचे 135 और 27 छिक्के 162 का 2 आया, हासिलाती आपके पास 16, और 27 तिया 81 और 16 आपके पास हो जाता 95, यानी कि यहाँ पर 81 और 16 97 होता है, यानी कि 972 का प्रॉफिट उसे चाहिए। 972 का प्रॉफिट करने के लिए यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर 864, यहाँ पर 864 जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कितने सेव बिक चुके थे, यहाँ पर 20 सेव यहाँ पर बिक चुके थे, 20 यहाँ पर बिक चुके थे, 40 ये, तो ये कितने हो गए 80 हो गए, यानी कि 100 में से 80 सेव बिक चुके थे। अब 20 सेव और बचे हैं, अब इन्हीं के अंदर ये कवर करना पड़ेगा। अब 20 सेव यानी कि एक एप्पल्स का 36 मूल्य है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 20 इंटू में 36, ये 20 सेवों का मूल्य हो जाएगा, और इस पर यहाँ पर 864 ऐड करना पड़ेगा, 864 यहाँ पर ऐड करके बेचना पड़ेगा, तभी यहाँ पर प्रॉफिट जो है पूरा 27% का हो पाएगा। यानी कि यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 प्लस 864, जब इनको ऐड करेंगे तो ये 1584 हो रहा है, यानी कि 1584 जो है यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर होता। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करना शुरू कर देता है जब वह पहले से ही उससे 600 मीटर आगे था। यदि पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है और चोर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है, तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दे रखे हैं, तो इस मीटर को पहले से ही हम किलोमीटर में चेंज करेंगे। एक यहाँ पर 1000 का यहाँ पर भाग लगा दीजिए, यानी कि 0.6 किलोमीटर जो है इनके बीच की डिस्टेंस थी। तो ये 0.6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी, 0.6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी। इनकी रिलेटिव स्पीड देखिए, एक का अंतर है, यानी कि इन दोनों के बीच यहाँ पर एक का अंतर, यानी कि रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, यानी कि इसमें 1 का भाग लगाएंगे तो आपके पास टाइम कितना आएगा 0.6 आवर ही टाइम आएगा, यानी कि 0.6 आवर में ये क्या पकड़ा जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा। तो ये आपके पास टाइम आ चुका है। जब ये टाइम आ चुका है तो पूछा गया यहाँ पर चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो अब यहाँ पर चोर की स्पीड से मल्टीप्लाई मत कराना, क्योंकि चोर तो आगे से दौड़ना शुरू करता है और पुलिस पीछे से दौड़ना शुरू करता है, तो वो दूरी कैलकुलेट होकर हमारे पास पुलिस की चाल से आएगी कि चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर वैसे ही हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि t बराबर 1 सेकेंड। ये चोर द्वारा तय की गई अतिरिक्त, ये चोर द्वारा तय की गई दूरी नहीं है, यहाँ पर ये पुलिस द्वारा तय की गई दूरी होगी, यहाँ पर ये पुलिस द्वारा तय की गई दूरी होगी, और उतनी ही दूरी में जो है चोर पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये 9 से गुणा कराते हैं 0.6 को, तो 6 9 54, यानी कि 5.4 किलोमीटर जो है यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जब tan अल्फा बराबर है तो sec अल्फा का मान बताना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना था। sec अल्फा बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यानी कि tan अल्फा तो आपको यहाँ पर 6 के बराबर दे रखा है, तो अंडर रूट के अंदर करते हैं 1 प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 37 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना था, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 15x को उधर भेज दीजिए, यानी कि प्लस का 1 बराबर 15x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा x की पावर 4 और ये प्लस का यहाँ पर 1 और ये प्लस का 2x स्क्वायर और ये बराबर 15 का स्क्वायर, यानी कि 225x स्क्वायर आ जाएगा, और ये 225x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 223x स्क्वायर बचेगा, x की पावर 4 माइनस का 223x स्क्वायर, और ये प्लस का 1 था और ये बराबर आ चुका है 0 के, ये बराबर आ चुका है आपके पास 0 के। अब यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना था, यहाँ पर आपको +5, यानी कि यहाँ पर देखिए +6 चाहिए था आपका, यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 223x स्क्वायर तो मिल चुका है। अब यहाँ पर प्लस का 6 चाहिए था, तो हमें +5 ऐड करना पड़ेगा, इधर भी +5 ऐड करना पड़ेगा जब इधर किया तो ये आपके पास बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 223x स्क्वायर प्लस का 6 इक्वल टू 5 आ जाएगा, और यही आपके पास आंसर था। नेक्स्ट देखिए इसका, पुरुषों के एक समूह ने 13 दिनों में एक कार्य करने का फैसला लिया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष कार्य छोड़ते गए। परिणामतः कार्य 16 दिनों में पूरा हो पाया। प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे, तो प्रारंभ में समूह में मान लेते हैं कि x पुरुष थे और इन्होंने 1 दिन तक काम किया। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 आएगा। ठीक है, ये आपके पास काम हो चुका है 1,
और इसके बाद हम यहाँ पर x पुरुष जो थे इसमें से 9 पुरुष छोड़ चुके हैं और ये भी एक दिन तक काम करे होंगे। इसके बाद यहाँ पर 9 पुरुष और कार्य छोड़ चुके हैं, तो ये मल्टीप्लाई में 1 1 आता जाएगा और हम इस 1 को यहाँ पर लिख नहीं रहे, मैं डायरेक्ट अब यहाँ पर ये लिख देता हूँ x एक दिन तक काम किया, ठीक है, x आदमियों ने। इसके बाद यहाँ पर x में से 9 आदमियों ने यहाँ पर काम छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर 9 जैसे ही काम छोड़ के चले जाते हैं, इन्होंने भी एक दिन तक काम किया होगा, इसके बाद 9 और काम छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि x माइनस 9 और इसमें से माइनस 9 करेंगे तो ये माइनस का 18 बनेगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये माइनस का 18 बनेगा। और फिर यहाँ पर x जो आदमी थे इसमें से यहाँ पर 9 और छोड़ के चले गए, यानी कि x माइनस का 27। इस तरह से ये काम चलता जाएगा। कितने दिन तक चलेगा, ये प्लस प्लस करते जाएंगे, यानी कि सारे काम को हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर ये 16 दिनों तक काम चला। तो यहाँ पर लास्ट पद कितना होगा, यानी कि यहाँ पर होगा x माइनस का 135। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि ये सारा टोटल वर्क होगा, ये सारा का सारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। और टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा, पुरुष x थे समूह में, इन्होंने 13 दिन तक काम किया, यानी कि 13x के बराबर होगा, ये टोटल वर्क के बराबर होगा। अब आपका यहाँ पर डाउट ये था कि x माइनस 135 कैसे आया। देखिए ये यहाँ पर समांतर श्रेणी बन रही है। जब आप यहाँ पर दो पदों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस का 9 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। आप घटा के देख सकते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस कर दीजिए, डिफरेंस आपके पास -9 का आ रहा है। इसे बोलते हैं सार्वंतर d बराबर, इसे बोलते हैं प्रथम पद। ये एक तरह से एपी बन रही है, क्योंकि डिफरेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी बन रही है, तो इसे प्रथम पद बोलते हैं और इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे लास्ट पद बोलते हैं, इसको an से रिप्रेजेंट करते हैं। और पदों की संख्या यहाँ पर 16 है, क्योंकि 1 से लेकर यहाँ पर 16 पदों तक ये जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है लास्ट पद कैलकुलेट करने का, an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। अब देखिए ये बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही डायरेक्ट आप लिख देते। अब यहाँ पर a की वैल्यू तो x थी और ये प्लस करते, और यहाँ पर n की वैल्यू 16 थी, यानी कि ये n बराबर था, ठीक है, ये 16, और ये -1 करते और इंटू में करते d की वैल्यू -9, यानी कि d बराबर, तो ये अंतर होता है, तो ये -9 का था। x की जगह ये x और ये माइनस का हो जाता है, ये देखिए 15 बचता, 15 9 135, यानी कि x माइनस 135 आ रहा है। यही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा था। यानी कि फाइनली आपके पास जो है ये AP बन रही है। और इसके पदों का योग देखिए, डिफरेंस यहाँ पर समान है, तो यहाँ पर प्रथम पद और प्लस करते हैं लास्ट पद, यानी कि x प्लस x माइनस का 135, और ये डिवाइड कर देते हैं इसको यहाँ पर n/2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी n/2 से। n की वैल्यू 16 थी और बट्टे में 2, ये आपके पास इन सारे पदों का योग आ चुका है और ये बराबर था 13x के। तो यहाँ से देखिए 8 बार कट गया और ये 2x बनेगा, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये 16x हो जाएगा, और यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 और हासिलाती 4 और 8 त्रिका 24 और 4 28 और हासिलाती आपके पास 2 और यहाँ पर 8 और 2 10 1080 आता और ये बराबर 13x के। तो यहाँ से आपके पास 3x बराबर कितना आ जाता, 1080 आ जाता। 3 का भाग लगाते तो x बराबर कितना आ जाता, 3 त्रिका 9 6 त्रिका 18, यानी कि 360 जो है उस समूह में व्यक्तियों की संख्या थी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कोट a बराबर 1 दे रखा है और साइन b बराबर ये दे रखा है, तो इसका मान पूछा गया, तो सिंपल क्वेश्चन था। यानी कि यहाँ पर अगर देखते तो कोट a की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है, 45 डिग्री पर होती है, यानी कि a की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। साइन b की वैल्यू कितने डिग्री पर, 1/√2 होती है, ये भी आपके पास 45 डिग्री पर होती है। जब a 45 है और b 45 है तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 डिग्री बन जाएगा। a प्लस b करेंगे तो ये साइन 90 डिग्री और माइनस कोट 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और ये माइनस कोट 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो 1 आंसर। नेक्स्ट देखें, धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए जाते हैं। इन घनों में से 2 की भुजाएं आपको ये दे रखें। तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना था। आयतन बराबर होगा, यानी कि 12 का क्यूब बराबर होगा यहाँ पर 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। तीसरे घन को यहाँ पर तीसरे घन की भुजा A3 मान लेते हैं, यानी कि A3 का क्यूब। तो यहाँ से ये आपके पास 12 का क्यूब कितना बन जाता, यानी कि 12 का क्यूब 1728 बनता, 1728 बनता। और ये 6 का क्यूब कितना बन रहा है, यानी कि आपके पास 216 बनता, और ये प्लस 512 बनता,
512 बनता, और ये प्लस A3 का क्यूब। अब यहाँ से देखते हैं इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है। ये आपके पास 728 हो रहा है, और ये 728 इधर माइनस करते हैं तो यहाँ पर ये 1000 बच जाता, और ये A3 का क्यूब बराबर आपके पास 1000 आया है। तो 1000 का घनमूल जब कैलकुलेट करते हैं तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, A3 पर बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1000 का घनमूल जो है वो 10 होता है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए किया जाता है। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पहचानना था, यानी कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए एक सर्किल आपको मान लीजिए ये दिया गया है, ये सर्किल दिया गया है और इसका केंद्र ये है, और यहाँ पर जो है एक आपको ये त्रिसेखंड दिया गया है, ये त्रिसेखंड, और इसके द्वारा बनाया गया चाप की लंबाई जो है ये L होती है। ठीक है, ये L होती है, और इस चाप की लंबाई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा, त्रिज्या R है, तो फॉर्मूला आपके पास होता है थीटा बटे 360 डिग्री, और इनटू में होता है 2 पाई R, यही तो होता है। और ये यहाँ पर देखिए ये 2 इंटू में R आएगा, यहाँ पर ये 2 बनेगा और ये R बनेगा। पाई को छोड़ दीजिए क्योंकि पाई यहाँ पर ये रहा, और ये 2 इंटू में R मिलकर क्या बनेगा, ये व्यास, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। तो यही यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है, और आपको ये फॉर्मूला पहचानना था। राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 रन है। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। तो यहाँ से अगर देखते हैं, ये देखिए 65 औसत रन है 19 पारियों का। अगर ये 20वीं पारी में भी ही 65 रन बना देता तो एवरेज में कोई फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 20वीं पारी में ये 65 रन ही बनाता तो। बट यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि एवरेज 2 से बढ़ गया, तो यानी कि एवरेज कितने से बढ़ा, 2 से बढ़ा, 2 से बढ़ा। तो यहाँ पर एवरेज 2 से बढ़ा, और कितनी पारियों में बढ़ा। अब देखिए यहाँ पर एवरेज 19 ये पारियाँ पहली थी, और ये बाद में कितनी हो गई, 20 हो गई। तो 20 पारियों में ये 2 से बढ़ा एवरेज, और इसको सोल्व कर देते हैं, यानी कि 105 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, y का कौन सा मान निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से y का मान बताना था, तो इसको अगर सोल्व करते तो ये आपके पास ऊपर 3y था, और इसके बट्टे के बट्टे में था 1 प्लस ये था यहाँ पर बट्टे के बट्टे में। यहाँ पर देखिए सोल्व करते तो ये 1 माइनस वाई जो है यहाँ पर 1 से गुणा हो जाता, ऊपर चला जाता, यानी कि 1 माइनस वाई, और ये प्लस का y था, और ये बट्टे में क्या आएगा, 1 माइनस का y आएगा। तो ये y से तो y कट गया, बचा क्या, 1/1 माइनस वाई। तो ये 1 माइनस वाई यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, यानी कि फाइनली आपके पास क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा 3y बटे में 1 प्लस ये 1 माइनस का y यहाँ पर ऊपर आ गया। अब यहाँ से देखते तो ये 1 + 1 क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, और ये बराबर 2 के था, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर से, तो ये आपके पास 3y बराबर कितना आ जाता है, ये 2 इंटू में 2 4 बन जाता, माइनस का 2y बन जाता, यानी कि y बराबर आपके पास यहाँ पर ये 5y बराबर कितना आता, 4 आता, यानी कि y बराबर कितना आ जाता, 4/5। तो ये आपके पास 4/5 जो है वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, अब इसको यहाँ पर 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना था, यानी कि 8 की पावर 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करते और 6 को अगर हम 7 से डिवाइड करते तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव रिमाइंडर बचता, यहाँ पर तो ये रिमाइंडर 1 बचता, ठीक है, यहाँ पर तो ये 1 बचता, 1 की पावर 8 हो जाता, यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर बचता, ठीक है, तो प्लस करते -1, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर बचता, 1 - 1 करते तो ये 0 आ जाता, यानी कि यहाँ पर जो है आपके पास शेषफल 0 बचेगा। अब देखिए अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर नहीं जानते तो ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, ये मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 8 की पावर 8 था, और ये बट्टे में 7 था, और ये प्लस करते 6/7। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव रिमाइंडर नहीं जानते तो ये तो यहाँ पर 1 बचेगा रिमाइंडर, और ये प्लस में यहाँ पर तो रिमाइंडर 6 ही बचेगा, यानी कि भाग जाएगा नहीं, तो 6 ही रिमाइंडर बच गया, ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 को फिर से डिवाइड कर देते 7 से, तो आपके पास यहाँ पर भाग चला जाता पूरा पूरा, तो शेष फल जो है वो कितना बचता, यानी कि 0 बचता, शेष फल यहाँ पर भी 0 बचता। नेक्स्ट देखिए, एक मैदान 150 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा, इसका परिमाप इसके विकर्ण की लंबाई का कितना गुना है। तो यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, यानी कि आयत बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। यहाँ से देखिए लंबाई दे रखी है आपको 150, और ये मैं सीधे यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का हम क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करेंगे, L और ये B ब्रेड, यानी कि आपको चौड़ाई दी गई है, यहाँ पर ये 150 दी गई थी और ये दी गई थी 80। जब आप इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 15:8 आ जाएगा, यानी कि लंबाई आपके पास आ चुकी है 15 यूनिट और चौड़ाई आ चुकी है 8 यूनिट। तो यहाँ पर आपको विकर्ण कैलकुलेट करना था, यानी कि विकर्ण जब इसका कैलकुलेट करते तो कुछ इस तरह से जाता, और ये है बराबर होता है यहाँ पर √के अंदर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225,
और ये प्लस 8 का स्क्वायर, ये इधर देखिए ये 8 ही तो होता, और यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनता है, इसलिए मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ। 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पर ये बराबर बनता है अंडर रूट के अंदर 289, और 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, यानी कि 17 ये मीटर में जो है आपके पास यहाँ पर इसका विकिरण आ जाता। ठीक है, एक तो आपको ये लेना है विकिरण, और यहाँ पर जो है इसका परिमाप अगर कैलकुलेट करते तो वो क्या आता, परिमाप होता आपके पास 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई यहाँ पर आपके पास 15 है, प्लस चौड़ाई यहाँ पर 8 है। 8 प्लस 15 23, 23 दूनी 46, यानी कि 46 जो है आपके पास ये मीटर में जो है इसका परिमाप आ गया। आपको यह कैलकुलेट करना था कि ये परिमाप जो है ये इसके विकिरण का कितना गुना है। तो यहाँ पर परिमाप में हम 17 का भाग लगा देते हैं, यानी कि विकर्ण का भाग लगा देते। तो ये आपके पास 17 दूनी 34 2 बार गया, और 12 बचा शेषफल लगाएंगे 0.120, 17 7 119। तो यहाँ पर लगभग जो है 2.7 के पास जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित आकृति में 2 वृत्त हैं जो परस्पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र P वाले पहले वृत्त की त्रिज्या आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, यहाँ से आपको इनके केंद्र के बीच की डिस्टेंस यानी कि डी मिल जाती। डी कितनी होती है यहाँ पर देखिए, ये आपको इस वाले वृत्त की त्रिज्या 25 दे रखी थी, और यहाँ पर जो है वृत्त, यहाँ पर दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। उनके उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा यानी कि AB की लंबाई आपको कैलकुलेट करनी थी। तो ये डी बराबर यहाँ पर देखिए इन दोनों का टोटल कर दीजिए, यानी कि 29 जो है सेंटीमीटर में आपके पास आंसर होता। अब यहाँ पर ये आपके पास इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी मिल चुकी है। R1 ये है, R1 ये है, R2 ये है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस वाले फॉर्मूले पर जो मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये देखिए यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का जो फॉर्मूला है ये होता है, और इसी वाले फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अब यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मैंने बेसिक से भी इस क्वेश्चन को आपको करा रखा है। तो डायरेक्ट जब आप इस वाले फॉर्मूले का उस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, यहाँ पर डी का स्क्वायर करते हैं प्लस R1 माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो डी आपके पास कितना था 29 था, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 29 था, 29 का स्क्वायर, और ये माइनस करते हैं 25 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो अब ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 29 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर 841 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे देखिए 25 माइनस 4 21 बचेगा, 21 का स्क्वायर जो है 441 होता है। ये करेंगे माइनस, तो अंडर रूट के अंदर 400 बचेगा, और 400 का वर्गमूल होता है यहाँ पर 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।